BCERGPV बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लाइक उससे रिलेटेड पूरा कमेंट सेक्शन भर चुका है। मैंने अभी देखा इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे लाइक मैसेजेस भर भर के इंस्टा पे तुम लोगों ने कर रखे हैं कि BCE। ये वीडियो टोटली उसी पे होने वाली है। एंड थोड़ा सा सॉरी, मैं आजकल बिजी चल रहा था तो वीडियोस हो सकती हैं 2-4 दिन और वीडियोस ना मिलें, बट एग्जाम के बाद इतनी तगड़ी वीडियोस आने वाली है ना। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँगी, किसी को कन्फ्यूज़न है तो ये एक एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये एक ग्रोथ चैनल है जिस पे हम लोग साथ में ग्रो करेंगे। मैं 3rd ईयर में हूँ एंड डेफिनेटली तुम लोग 1st ईयर फिर 2nd ईयर में होंगे, तो वी विल ग्रो टुगेदर। दैट्स वाई एग्जाम के बाद एक बहुत ही बड़ा वीडियो आने वाला है जिस पे काम चल रहा है अभी। एंड लिटरली बता रहा हूँ, दिस चैनल विल बी योर फेवरेट, याद रखना। एग्ज़ाम ख़त्म होने तो फिर देखो। और इसमें बात करने वाले टोटल BCEM के बारे में, बेसिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लूँ, 8 क्वेश्चंस या फिर 3 क्वेश्चंस, और उनको बता दूँ, ठीक है। बट जैसे हम लोगों ने देखा BME में मैंने जितने क्वेश्चंस बताए थे ऑलमोस्ट सारे आ गए थे, बट BCEM में थोड़ा सा दिक्कत हो गई क्योंकि BCEM में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे रहे थे ऑब्वियसली इस बार RGPV। तो मैंने सोचा कि लाइक क्वेश्चंस को बताऊं खोज के 3 क्वेश्चंस या फिर 8 क्वेश्चंस, उससे बढ़िया मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर देता हूं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि भैया आप टॉपिक्स बताए थे लेकिन क्वेश्चन अलग हिसाब से पूछ देता है एग्जाम में, घुमा फिरा के पूछ देता है। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर देते हैं। इसमें मैं 2-3 ईयर के क्वेश्चन पेपर को BCE का सॉल्व करूँगा एंड देखोगे कैसे मैं समझा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को मैं समझ रहा हूँ एंड मैं कैसे तुम लोगों को समझा रहा हूँ। नॉर्मली क्वेश्चंस को पढ़ूंगा एंड उसको बता दूंगा। अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चंस है क्या एक्चुअली। तो नॉर्मली पहले क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर तो मेरे को पता है बट रिफाइंड आंसर जैसे तुम एग्ज़ाम में लिख सको उसको या तो ChatGPT कर लेंगे या फिर डायरेक्टली गूगल कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि उतना एडिट नहीं करूँगा वीडियो में, टाइम थोड़ा सा कम है एंड कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करना है, इसीलिए एडजस्ट कर देना, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली इसी पे होने वाली है कि इसमें तुमको BCE में अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो ना तो तुमको और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, इतने में तुम्हारा पूरा इनफ हो जाएगा। इसमें सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग इन दिस वीडियो, ठीक है। बड़ी वीडियो है लेकिन एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन खोलते हैं अपन RGPV वेबसाइट से। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने खोला है BCE का, ठीक है। जून 2023 का क्वेश्चन है एंड इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। हाँ, अगर कुछ लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि भैया क्वेश्चन पेपर क्यों बता रहे हो, टॉपिक्स क्यों नहीं बता रहे हो, तो फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। टॉपिक्स समझोगे फिर क्वेश्चन अलग हिसाब से पूछेगा एग्जाम में, फिर तुमको दिक्कत होगी। क्वेश्चन डायरेक्टली समझ जाओगे ना, टॉपिक्स तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और 1 ईयर का अगर पूरा समझ गए ना तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना सब सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो अभी फिर से समझ जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग RGPV। एंड इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन का A है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिमोट सेंसिंग एंड GIS एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन E-बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। फटाफट करते हैं, रुको। हाँ, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। देखो इसको मैं डायरेक्टली, मेरे को पता है, मैं समझा सकता हूँ तुमको, बट तुमको नोट्स चाहिए ना, क्योंकि मैं तो समझाने को समझा दूंगा, एग्जाम में लिखोगे कैसे, इसलिए लिखने के लिए मैं स्ट्रक्चर में बता देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रही होगी आई थिंक। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग कैप्चरिंग डेटा अबाउट अर्थ सरफेस यूजिंग सैटेलाइट्स एंड ड्रोन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे गूगल मैप सब यूज़ करते हैं एंड उसमें मैप पूरा देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर के बगल में कोई मैदान है, ठीक है, कोई ग्राउंड है एंड वो पूरा खाली है। तो ऐसे जब तुम जूम करके देखोगे तो वहाँ पे एक नॉर्मली प्लॉट दिखेगा, बट अगर वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन जाएगी तो कुछ दिनों के बाद गूगल मैप्स वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है मैदान की जगह पे। तो ऐसे वो कैसे अपडेट हो गया? वो अपडेट हो गया सैटेलाइट के थ्रू। एंड रिमोट सेंसिंग का मतलब वही है कि सैटेलाइट के थ्रू डेटा को अपडेट कर देते हैं एंड डेटा को कैप्चर करके नए नए चेंजेस करते हैं। तो गूगल मैप्स पूरा इसी पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद है GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वही कि गूगल मैप्स कैसे काम करता है। हम लोग किसी भी रोड को खोजते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं तो गूगल मैप्स के थ्रू हम लोग जाते हैं ना, मतलब ट्रैक करके कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो वो फ़ोन को कैसे पता है, गूगल मैप्स को कैसे पता है? वो सब GIS के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही होता है। इसमें इतना समझ में आ गया होगा। एंड कहीं कन्फ्यूज़न आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि जल्दी बताऊँगा भाई, 1 शॉट है, पूरे क्वेश्चंस को कवर करने हैं। क्वेश्चन B है, नहीं क्वेश्चन 1 का दूसरा पॉइंट भी है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन E-बिजनेस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज्ड इन बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट।
जैसे कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो कंप्यूटर का यूज़ होता है बैंकिंग में, बैंक में बहुत यूज़ होता है, प्लस एजुकेशन में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, एंड एंटरटेनमेंट मूवीज़ देखने में यूज़ होता है। तो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ है वही लिखना था। ई बिज़नेस मतलब कि ऑनलाइन कौन कौन सी बिज़नेस चलती है कंप्यूटर के थ्रू, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन बिजनेस चलती है ना, ऑब्वियसली कंप्यूटर के थ्रू चलती है सब कुछ। तो यही था भाई, इतने इजी है, जो तुम्हारे माइंड में आता है ना ये सब सोच के कि हाँ क्वेश्चन टफ होगा, क्वेश्चन क्या पूछ दिया यार, जो समझ में आ रहा है ना लिख दो, क्योंकि बहुत ईजी होता है, इतना सबको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद 1 का बी, एक्सप्लेन आईओ डिवाइसेस इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जांपल्स। ये तो बहुत ही इजी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हम सब जानते होंगे, बट इसको मैं डेफिनेशन फॉर्म में समझाता हूँ, लिखना कैसे एग्जाम में। इनपुट डिवाइसेस यूज टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। समझ रहे हो, जैसे कंप्यूटर को हम जैसे भी डेटा दे सकते हैं, जो सोर्स से हम डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे, जो भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे मेरे को इसमें टाइपिंग करनी है कंप्यूटर में, तो मैं कैसे टाइप करूँगा, नॉर्मली कीबोर्ड से टाइप करूँगा। मेरे को कोई मूवी इसके अंदर चलानी है तो कैसे, पेन ड्राइव बाहर से डालेंगे, तो जो भी हम लोग बाहर से इंसर्ट करते हैं, फ़ोन में चार्जर भी इंसर्ट करते हैं तो बाहर से इंसर्ट करते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है, समझ रहे हो, जिससे हम लोग बाहर से चीज़ें इंसर्ट करते हैं। और आउटपुट डिवाइस मीन्स कि जो कंप्यूटर की चीज़ों को बाहर हम लोग को दिखाता है, जैसे स्क्रीन है कंप्यूटर में, कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ भी हुआ तो हम लोग को सामने स्क्रीन पे दिखती है ना, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, समझ रहे हो। आउटपुट डिवाइस का और एग्जांपल्स देख लो, प्रिंटर, स्पीकर्स। तो जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर से डेटा बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, एंड जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस का सबसे सिंपल एग्जाम्पल पेन ड्राइव, जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं, और आउटपुट डिवाइस का सबसे सिंपल एग्जांपल स्पीकर के थ्रू आवाज़ निकलती है तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। समझ गए होगे भाई, इतना लिख लोगे एग्जाम में, मेरे को इतना ट्रस्ट है मेरी ऑडियंस पे। उसके बाद का क्वेश्चन था, लेट मी चेक, एक्सप्लेन मेमोरी एंड टाइप ऑफ मेमोरी इन डिटेल। ठीक है, कितने टाइप की मेमोरी होते हैं और मेमोरी क्या होता है, ठीक है। मेमोरी जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हम लोग 10th में भी ये सब पढ़ते हैं कि मेमोरी टाइप क्या होता है, रैम एंड रोम। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन होते हैं कि रैम एंड रोम होता है, रैम एंड रोम नहीं होता, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जैसे वो एक टेम्पररी मेमोरी है, समझ रहे हो। सेकेंडरी जैसे मैं समझा रहा हूँ, फिर इसमें देख के डेफिनेशन बता दूंगा। फॉर एग्जांपल तुम कोई गेम डाउनलोड करते हो, हम सबके फ़ोन में 4 GB रैम तो सबके फ़ोन में होता है, एंड मान लो 64 GB तुम्हारे फ़ोन में स्टोरेज है, ठीक है। तो जो 64 GB है ना वो है सेकेंडरी मेमोरी, एंड जो 4 GB जो रैम है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। अब तुम कोई गेम डाउनलोड करोगे, ठीक है, कोई गेम डाउनलोड करोगे जो कि 2 GB का गेम है, ठीक है, PUBG है, फिर कोई भी गेम है, तो जब तुम गेम को डाउनलोड करोगे तब क्या होगा कि वो गेम तुम्हारे रैम में नहीं जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाएगा, वो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि उसका पूरा जो डेटा है वो जाके जो इसमें 64 GB जो तुम्हारा है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी में बस जब तुम गेम को ओपन करोगे तो गेम का जो पहला इंटरफेस आता है, एंड जैसे हम लोग गेम को खेलते हैं तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ना प्राइमरी मेमोरी में, वो चीज़ सेकेंडरी से आती हैं। जो 64 GB का डेटा होता है, जो 64 GB मेमोरी होता है, उससे डेटा आता है एंड प्राइमरी में चलता है, और जैसे हम लोग गेम को क्लोज कर देंगे रैम पूरा खाली हो जाएगा। इसमें टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, और जब तुम वापस फाइल में जाओगे तो तुम्हारा वो डेटा पड़ा रहेगा। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फ़ोटो स्टोर करते हैं ना, मान लो तुमने 1000 फ़ोटो स्टोर कर लिए अपने कंप्यूटर के अंदर, फिर अपने फ़ोन के अंदर, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 1000 फ़ोटोज़ हमेशा प्रोसेस होती रहेंगी, हमेशा दिन भर चलती रहेंगी तुम्हारे फ़ोन के अंदर, तुम्हारा बैटरी यूज़ होता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। सेकेंडरी मेमोरी में वो जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बस देख सकते हैं, उसके साथ कुछ एडिटिंग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही जाके स्टोर है। जब तुम उस फोटो को देखने के लिए जाओगे, तुम फोटो पे क्लिक करोगे तो फोटो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा एंड खुल जाएगा सामने। जब फोटो जो प्रोसेस लेके खुल रहा है ना, वो खुल रहा है रैम के अंदर, वो प्राइमरी मेमोरी में पहले ट्रांसफ़र होता है, फिर हम लोग को दिखता है, और जैसे हम लोग फोटो क्लोज करके दूसरे फोटो पे जाएंगे वो फोटो डिलीट होकर वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, एंड जब दूसरा फोटो खोलेंगे तो दूसरा फिर से रैम में आ जाएगा। रैम जो है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो बस स्क्रीन पे डेटा को दिखाने का काम करता है, और जो स्टोर होता है परमानेंटली वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। समझ गए हो गया आई थिंक। तो इसके डेफिनेशंस ये हैं, प्राइमरी मेमोरी फास्ट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली, और उसके बाद कैशे मेमोरी फास्टर स्टोरेज बिटवीन रैम एंड CPU। फॉर एग्जांपल तुम कोई फोटो डिलीट करो, ठीक है, फोटो डिलीट करोगे तो तुम्हारे फ़ोन में एक रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन होगा, जिसमें वो फ़ोटो जाके स्टोर हो जाती हैं,
उसको बोलते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है, जिसमें डिलीटेड चीज़ स्टोर होती है एंड वो बहुत फास्टर होती है, वो रैम एंड रोम दोनों से फास्टर होती है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी यूजेज हार्ड डिस्क एंड एक्स्ट्रा रैम। वर्चुअल मेमोरी का मतलब जैसे हम लोग मेमोरी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे कंप्यूटर में 32 GB की मेमोरी है, तुमको और बढ़ाना है, तुम क्या एक पेन ड्राइव लगा दोगे तो 32 से 64 GB हो जाएगा, तो वर्चुअल मेमोरी हो गया जो पेन ड्राइव है, समझ गए होगे भाई। उसके बाद है क्वेश्चन 2 का भी, डिफाइन एल्गोरिदम्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एल्गोरिदम्स, डिस्क्राइब 3 बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिदम। सबसे पहले बताते हैं एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जैसे बहुत सारे रूल्स बन के एल्गोरिदम बनता है। कभी तुम लोगों ने वो क्यूब सॉल्व किया है? मैंने बहुत किया है, मैंने बचपन में था ना, बहुत सॉल्व करता था। तो जो क्यूब होता है ना, तो क्यूब में क्या बहुत सारे रूल्स होते हैं कि पहले लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है, तब जाके सॉल्व होता है वो, कभी अप करना है, कभी डाउन करना है। तो जो क्यूब को सॉल्व करते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं एल्गोरिदम, कि बहुत सारे रूल्स को मिला के एक एल्गोरिदम बनता है, समझ रहे हो। जैसे कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में क्या रूल्स है कि पहले आईडी कार्ड चेक कराना पड़ता है, फिर टीजी को जाओगे, टीजी को गुड मॉर्निंग बोलोगे, फिर अंदर जाने से पहले तुमको मैं आई कम इन मैम बोलना पड़ता है। तो ये सब क्या एक एल्गोरिदम है, सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स बने हैं, ठीक है। इतना समझ गए ना। उसके बाद इसमें अपने हिसाब से लिखना है बस। देखते हैं यहाँ पे क्या डेफिनेशन इसका निकल के आता है। 1 सेकेंड। एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जिससे वही होना कि एक स्टेप से जाओगे एंड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स का यूज़ करोगे स्टेप बाय स्टेप, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। नीड्स हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर किसी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिक सॉल्व करना है, तो कोडिंग जब तुम करोगे ना तो एल्गोरिदम्स बहुत काम आते हैं। क्योंकि कोडिंग में क्या होता है कि एक पूरा सेट ऑफ रूल होता है, कि एक पूरा कोड बनाया होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। हमको जाके बस उस कोड को पेस्ट करना है, ChatGPT से कॉपी करेंगे या फिर जाके पेस्ट करेंगे डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली कोड रन होने लगेगा। तो वो कैसे रन हो रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी एल्गोरिदम के फॉर्म में बन के रेडी हैं, बस हमको जाकर कॉपी करके पेस्ट करना है, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम्स। इसके डेफिनेशन तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, लिख लेना, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। समझ रहे हो ना एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद है 3 का ए, एक्सप्लेन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ एग्जाम्पल्स। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये 3rd ईयर में अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये क्वेश्चन मैं खुद पढ़ रहा हूँ। RGP कुछ भी दे रहा है भाई, मैं इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 3 का भी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड 7 मार्क्स में दिया है भाई। लिटरली ये देख रहे हो तुम, 7 मार्क्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को दिए हैं, 2-2 लाइन के टॉपिक्स हैं, इनको बस अपने हिसाब से एक्सपैंड करना है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? न्यूमेरिकल है वो। न्यूमेरिकल कैसे बोल दिए? क्योंकि उसमें नंबर्स हैं। कोई क्वेश्चन है जिसमें ओनली डिफाइन करने के लिए पूछ रहे, डेफिनेशन पूछ रहे, तो हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल कैसे बोल दिया? क्योंकि उसमें ओनली थ्योरी है। तो एक ही क्वेश्चन जो कि 4 लाइन का है, तो उसको एक को हम थ्योरेटिकल बोलते हैं, एक को न्यूमेरिकल बोलते हैं। दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, डेटा सेम है, 4 ही लाइन का दोनों है, लेकिन डेटा टाइप अलग अलग है, एक न्यूमेरिकल है, एक थ्योरेटिकल है, बस वही होता है डेटा टाइप, और कुछ नहीं होता। इसको अपने हिसाब से या फिर इसी जो मैंने अभी बोला ना उसी को लिख दोगे ना जाके। डेटा टाइप का मतलब जो डेटा का टाइप है, इंटीजर है, न्यूमेरिकल है, अल्फ़ाबेटिकल है, क्या है डेटा टाइप, समझ रहे हो ना। उसके बाद टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स लेट मी चेक समझाने के लिए। टोकन्स स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम कीवर्ड आइडेंटिफायर ऑपरेटर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना ऑपरेटर्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, तो ये टोकन समझ जाओगे तुम। उसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसे किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए ये सारी चीज़ें कोडिंग की हैं, एंड आई नो कोडिंग तो बिल्कुल नहीं होता है कॉलेजेस में, तो जैसा तुमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। जितना समझा सकता हूँ समझा देता हूँ, क्योंकि अगर जब तुम कोडिंग करने जाओगे ना तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए एकदम आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे। एंड हाँ, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे करते हैं, कोडिंग बाहर से सीखना चाहिए, फिर कोचिंग से सीखना चाहिए। कोशिश करूँगा मैं कि एग्जाम के बाद मैं खुद अपने चैनल पे कोडिंग सिखा दूँ, डोंट वरी, ठीक है, सब्सक्राइब रखना। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मेरे को कोडिंग के लास्ट में किसी चीज़ को कॉल करना है, किसी इन्फॉर्मेशन को रखना है, लेकिन मैं उसको अभी भूल जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा? फारूक इक्वल टू 5 रख दूँगा। मेरे को 5 को याद रखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? फारूक इक्वल टू 5 कर दूँगा, एंड मैं पूरा कोड लिखूँगा। लास्ट में मेरे को वो 5 नंबर को कॉल करना है, 5 नंबर को बुलाना है, तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट फारूक, तो वो 5 आ जाएगा, क्योंकि फारूक वेरिएबल है एक, फारूक के अंदर जो डेटा है वो 5 है।
समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे फ़ोन के अंदर तुमने फाइल्स बना रखी होगी, एक फ़ाइल होगी जिसमें स्कूल की फ़ोटोज़ हैं, एक फ़ाइल में सारी कॉलेजेस की फ़ोटोज़ हैं, एक फ़ाइल में सारे खाने की फ़ोटोज़ हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं जो हम लोग फाइल्स बनाते हैं अलग अलग, वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसके अंदर डेटा सारा स्टोर होता है, अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न का जो साइन होता है उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। देख रहे हो भाई कितना इजी है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है ये। उसके बाद एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। भाई ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, मैं तुमको एकदम हिंदी में समझाता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को स्ट्रक्चर करना। जैसे अभी तुम देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहे हो कि यहाँ पे है डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए एक अलग से डेफिनेशन का कॉर्नर बनाया मैंने, उसमें मैंने डेफिनेशन लिखा है। फिर टाइप्स लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो ये क्या मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है ना उसको। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता डेफिनेशन और उसमें एक डॉट भी नहीं लगाता मैं और सेम ऐसे ही लिखता, तुमको समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने इसको स्ट्रक्चर दिया, फिर टाइप्स लिख के फिर मैंने एक लाइन छोड़ दिया, फिर मैंने लीनियर नॉन लीनियर लिखा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर देना। तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को कैसे स्ट्रक्चर देते हैं उसी को बोलते हैं एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। अपने हिसाब से लिख देना कि डेटा को स्ट्रक्चर देना ही डेटा स्ट्रक्चर होता है। एंड जब बहुत सारा डेटा हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अटेंडेंस होता है ना, तो अटेंडेंस कैसे होता है, फिर तुम्हारे कॉलेज तुम नाम लिखवाने जाओगे तो तुम्हारा नेम कैसे आएगा, अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, कि पहले ए वालों का नाम, फिर बी वालों का नाम, फिर सी वालों का सारा अटेंडेंस आता है, फिर डी वालों का आता है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, पूरे स्ट्रक्चर में है ना, उसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। समझ गए होगे आई थिंक। उसके बाद है डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन क्लासेस इन C++ एंड मोर। ये कोडिंग का क्वेश्चन पूछ दिया इन लोगों से, रुको एक सेकेंड। मैं समझाता हूँ कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। इतना समझ जाओगे ना तो फिर बाद में तुमको दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली ये क्वेश्चन भी कोडिंग का ही है। एंड तुम लोगों को डेफिनेटली क्लास में एक कोडिंग तो सिखाया होगा सब, कि एक कोड लिख लो C++ का एंड उसको एग्जाम में लिख देना। उतना मत समझो, बस इतना समझ जाओ कि क्लासेस क्या होता है, ठीक है। क्लासेस समझ जाओगे तो एग्जाम में जाके लिख दोगे कि एक्चुअली में होता क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्लास मतलब होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन बिल्डिंग समथिंग। जैसे मैं समझा रहा हूँ, ब्लूप्रिंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने से पहले एक नक्शा बनता है। जैसे कोई भी घर बनता है ना, उसके पहले एक उसका मैपिंग होता है, पूरा नक्शा बनता है। फिर कोई फ़ोन बनता है तो उसके पहले एक पूरा उसका डिज़ाइन बनता है, फ़ोन कैसा बनेगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे। क्लासेस मतलब वही होता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले जो कोड लिखते हैं हम लोग, किस स्ट्रक्चर में कोड लिखेंगे, उसको बोलते हैं क्लासेस, ठीक है। समझ गए होगे ना, लिख दोगे एग्जाम में। उसके बाद 5 का है एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, याद रखना, ठीक है। हमेशा आता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, डेफिनेशन इसका ऐसा है, फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउज मल्टीपल फंक्शंस टू हैव अ सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शन मतलब क्या, जैसे मैंने वेरिएबल समझाया ना, कि किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई डेटा होता है, वैसे ही कोई फंक्शन होता है। जैसे डिलीट एक फंक्शन है, इंसर्ट एक फंक्शन है, फॉर एक फंक्शन है। जब तुम कोडिंग करोगे ना इस चीज़ तो समझ में आएंगी। फंक्शन का मतलब कि समझो कि ऐसे कि एक ही नेम के 2 फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इतना समझ जाओ। डिलीट है ना, डिलीट 1 एंड डिलीट 2, ऐसे नाम के 2 फंक्शंस हो सकते हैं एक ही नेम के। या फिर डिलीट एंड डिलीट 2 फंक्शंस एक ही नेम के हो सकते हैं। बस उसमें समझना क्या है कि फंक्शन जिस मान लें कि 2 फंक्शंस हैं, दोनों का नाम डिलीट है, उसके अंदर का जो डेटा है वो अलग होना चाहिए। जैसे एक के अंदर इंटीजर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, एक के अंदर थ्योरी हो सकता है। तो नेम सेम है, बस उसके काम अलग हैं, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऐसा है कि डेफिनेशन अलाउज एग्जिस्टिंग ऑपरेटर टू वर्क विथ डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे ऑपरेटर मतलब क्या होता है, मैंने समझाया ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का जो साइन होता है उसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें क्या हो सकता है, की पॉइंट्स अलाउ बिल्ट इन ऑपरेटर्स टू वर्क विथ यूज़र। नहीं समझ में आएगा तुमको, इतना समझ जाओ कि जो प्लस माइनस होता है ना कोड में हम लोग जब यूज़ करते हैं, तो हम एक प्लस कहीं पे यूज़ किए, फिर नीचे भी तो प्लस और माइनस यूज़ कर सकते हैं ना ऑब्वियसली, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। इसके डेफिनेशंस मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, सब ऐसे लिख दोगे तो आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसका जो दूसरा पॉइंट है ना TCP/IP मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना। इसके डेफिनेशन एक्सप्लेनेशंस ये स्क्रीन पे रहें, इसको मैं समझा दूँ थोड़ा सा। इसके सही आंसर्स मेरे को अभी मिल नहीं रहे, बट डेफिनेटली मैं खोज के एडिटिंग जब करूँगा तो अच्छे इसके डेफिनेशंस लगा दूंगा स्क्रीन पे। अगर मैं समझाया तो ये होता क्या है, बेसिकली हम किसी से बात करते हैं ना तो हमारा एक IP एड्रेस होता है,
तुम किससे बात करोगे तो तुम्हारे फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होगा, मेरा एक आईपी एड्रेस होगा। जब हम लोग किससे कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन तो वही होता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, स्क्रीन पे देख के समझ जाओगे। ये एक समझ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। मेरे को ये दिख नहीं रहा इंटरनेट पे सही से। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब डैनियल ऑफ सर्विस DOS एंड लॉजिक बॉम्ब्स। बहुत ही ईजी सा है, समझ जाओगे, बस देखने में टफ लग रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। DOS मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशन समझो। DOS मतलब ओवरलोडिंग ए सिस्टम टू मेक इट स्लो एंड क्रैश। कोई भी हम लोग गेम खेल रहे, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बीच में दूसरा गेम खेल रहे हैं या फिर कोई दूसरा काम करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो ऑब्वियसली क्रैश होगा, लैग करेगा, उसी को बोलते हैं DOS। समझ गए ना, जो क्रैश, जो लैगिंग करता है ना, उसको बोलते हैं DOS। अपने हिसाब से एक्सपेंड करके लिख देना। उसके बाद है लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, मैलिशियस कोड दैट ट्रिगर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि व्हाट्सएप पे कोई एक एप्लीकेशन आती है एंड उसको ओपन करोगे तो स्कैम हो जाएगा, तुम्हारा फ़ोन हैक हो जाएगा, डाउनलोड करोगे तो अननोन एप्लीकेशन आती है। तो वही कि उसमें बहुत सारे कोड होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसी को बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब्स। जो अलग अलग टाइप के कोड्स हमारे कंप्यूटर में आके हमको प्रॉब्लम करते हैं और फ़ोन में आके प्रॉब्लम करते हैं, तो लॉजिक बॉम्ब्स यही होता है। बस इसको अपने हिसाब से समझ के अच्छे से डिफाइन करके लिखना, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे घुमा फिरा के पूछते हैं। अब कौन सोचेगा DOS का मतलब क्या होता है। DOS का मतलब सिंपल सा है ना भाई, कि जो क्रैश होता है, जो लैगिंग होता है, तो लैगिंग नहीं लिखेगा, DOS लिखेगा, समझ लो। उसके बाद है 6 का B शॉर्ट नोट ऑन गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स। मतलब देख के समझ में आ रहा है यार कि गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स, कि कंप्यूटर के अंदर कुछ सिक्योरिटी हैबिट्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो क्या हैं, डेफिनेशन समझो, ठीक है। प्रोटेक्ट डेटा यूजिंग फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन एंड एंटीवायरस। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी एंटीवायरस इंस्टॉल रहता है, कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आता है तो उसको पहले ही वो मार देता है, उसको बोलते हैं गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम। या फिर फ़ोन की बात करें तो हमारे फ़ोन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर एक इंक्रिप्शन होता है कि हम अगर किसी से चैट करते हैं तो वो चैट ओनली उस इंसान और हमारे बीच में ही रहेगी, तीसरा कोई नहीं देख सकता उस चैट को, चाहे वो कितना भी बड़ा हैकर हो। समझ रहे हो ना। तो वो क्या सिक्योरिटी सिस्टम है कि जिसकी वजह से हमारे चैट्स ओनली जिससे हम चैट कर रहे हैं उसके और हमारे बीच में ही रहती हैं, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस ये रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में आएगा डेफिनेटली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ना, उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर, क्योंकि वो हाथ में हम उठा सकते हैं ना, उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब लैपटॉप, जो कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसको हम लोग कहीं भी लेकर घूम सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा PC, उसके साथ एक CPU रहेगा, तो वो थोड़ा सा मेन फ्रेम, थोड़ा सा हाई लेवल का कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, वो सुपर कंप्यूटर होता है, बहुत सारा डेटा होता है उसमें। तो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, समझ जाना। ये सबने पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, स्कूल से पढ़ाते हैं। एंड मैंने एक और वीडियो बनाई थी BCE के ऊपर, उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमेशा आता है ये भी। एंड इसमें मैं बस ऐसे सिंपल वे में समझाऊँ तो कैसे, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई MS Excel पे एक पूरी शीट बनाई, कोई क्वेश्चन पेपर सेट किया अपने हिसाब से, या फिर कुछ भी लिखा, तो हम लोगों ने क्या इनपुट दिया, कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू लिख के बताया कि हमको क्या चाहिए। कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया एंड आउटपुट में हमको प्रिंटर से एक निकाल के दे दिया ज़ेरॉक्स कॉपी की, ये लो तुम्हारा बन गया। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कि हम लोगों ने एक इनपुट दिया, उसके अंदर वो पूरा प्रोसेस हुआ एंड आउटपुट मिल गया। समझ गए ना। उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज पता है सब लोगों को। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज मतलब जैसे हम लोगों के फ़ोन में क्लाउड स्टोरेज होता है कि वहाँ पे जैसे गूगल ड्राइव तो सब लोग यूज़ करते होंगे ना, वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं। या फिर जैसे इंस्टाग्राम को ही देख लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये क्लाउड स्टोरेज है, वहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं, तो हमारे फ़ोन से फ़ोटोज़ डिलीट हो भी जाते हैं, फिर भी वो उस पर अपलोड तो रहती है ना, फ़ोन से डिलीट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, उस पर अपलोडेड रहती है, वो एक क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज मतलब कि जो कि डेटा वर्चुअल डेटा है, वहाँ पे एक बार तुम अपलोड कर दो तो वहाँ पे वो सेव रहेगी, वहाँ से वो डिलीट नहीं होगी जब तक तुम खुद डिलीट नहीं करोगे। तो वो एक वर्चुअल है, वहाँ पे कोई मेमोरी थोड़ी लगी है इंस्टाग्राम के अंदर कि मेमोरी से तुम निकाल के अपना फ़ोटो निकाल लोगे, वो तो अपलोड हो गया, वो है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। जो क्लाउड मतलब क्या, बादल होता है, जो कि बादल क्या होता है, बादल दिखता है बट होता नहीं है, वैसे क्लाउड स्टोरेज दिखता है बट एक्चुअली वर्चुअल में नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 का पॉइंट ए, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, जैसे कि उसका क्या बेनिफिट है एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। प्रॉस में है स्केलेबल एंड कॉन्स में सिक्योरिटी रिस्क।
फॉर एग्जांपल मैंने भोपाल में एक फ़ोटो अपलोड किया, ठीक है, एंड मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड किया एंड मैं चला गया झांसी, मैंने फ़ोन में से फ़ोटो डिलीट कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि झांसी में वो फ़ोटो नहीं अवेलेबल होगा ना यार, इंस्टाग्राम पे तो सब अवेलेबल है। तो वो स्केलेबल है, कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी रिस्क है ऑब्वियसली कि इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया तो इंस्टाग्राम के पास वो डेटा चला जाएगा, मेरा पर्सनल डेटा चला जाएगा, मेरा फेस जाएगा उसके पास, तो सिक्योरिटी रिस्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। और प्लस में है कॉस्ट इफेक्टिव कि इसमें बेनिफिट ये है कि इंस्टाग्राम पैसे थोड़ी लेता है भाई हम लोगों से फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो कॉस्ट नहीं लगता ना, लेकिन इंटरनेट लगता है, रिक्वायर्स इंटरनेट, तो ये इसका कॉन्स हैं। उसके बाद डेटा बैकअप प्रोसेस ये है कि उसको हम लोग एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम कुछ भी अपलोड कर देंगे, फ़ोन से डिलीट करेंगे कभी भी, तो वो हमारे पास हमेशा एक बैकअप की तरह रहेगा कि हाँ वो कभी भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन लिमिटेड कंट्रोल, जैसे कंट्रोल नहीं हमारा उसके ऊपर, हम चाह के भी उसको पूरा प्राइवेट नहीं रख सकते। तुमने इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड की, प्राइवेट रखा तुमने, बट इंस्टाग्राम तो देख रहा है ना भाई, समझ रहे हो ना। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होता है www, तो ये एक पूरा सर्च इंजन है, कुछ भी हम लोग सर्च करना है पूरी दुनिया में से, कुछ भी सर्च करके हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे www. जो भी हमको सर्च करना है, कोई भी वेबसाइट हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि पूरी दुनिया से कहीं से भी खोज के लेके निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OOP क्या होता है, एंड OOP एंड POP ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ये POP दोनों बहुत बार पूछता है, OOP एंड POP के डिफरेंस में पूछता है कि OOP POP होता क्या है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। OOP में पहला पॉइंट है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग। OOP का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम लोग डेटा को हाइड करते हैं एंड जो हमको दिखाना होता है हम वही दिखाते हैं। OOP का यूज़ करके हम लोग कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एप्लीकेशन बना रहा है उसकी मर्जी होगी ना कि वो उसको कैसा डेटा दिखाना चाहता है स्क्रीन पे, कैसा नहीं दिखाना चाहता है, तो उसके पास अथॉरिटी होती है वो। इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस एंड डबल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऐसा करके पूछता है। इनहेरिटेंस मतलब कि कोई भी कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई कोड लिखा सम करने वाला, ठीक है, कोई भी मैंने कोड लिखा, कोडिंग तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इतना बस समझो, कोई भी मैंने कोड लिखा, ठीक है, एंड कोई पाइथन का कोड है, फिर C++ का कोड है, तो वो अगर मान लो मेरा जब काम हो गया तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो फिर से मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किसी भी कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, एंड अगर एक बार यूज़ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, एंड बार बार यूज़ कर सकते हैं उसको, जब मर्जी तब चाहे यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो ये था टोटल 2023 का क्वेश्चन था, जून का। वीडियो लंबी हो रही हुई आई थिंक, बट मैंने जितना डीप में एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया है, इतना सिंप्लीफाइड में तुमको कोई नहीं समझाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2023। अभी मैंने एक पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे समझा दिया ना, अब इसमें मैं बस क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ये होगा कैसे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे डीप में। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस को बस घुमा घुमा के पूछा और कुछ नहीं। जैसे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 का बी देख लो, कुड यू एक्सप्लेन वेरियस मेमोरी एंड स्टोरेज। जैसे अलग अलग टाइप की मेमोरी पूछ रहा है एंड अलग अलग टाइप के स्टोरेज कौन से होते हैं, मैंने पूरा अभी बताया ना सब कुछ। वीडियो को अगेन देख लेना, 2-3 बार समझ में आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है और कुछ नहीं। तुमको जो नॉलेज हो रहा है ना मेमोरी से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, एग्जाम में लिख देना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसका क्वेश्चन 2 का बी देख लो, वही पूछा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या समझते हो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक क्या हैं। मैंने अभी समझाया ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी कोड को किसी भी एप्लीकेशन की शक्ल देते हैं जब हम लोग, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, उसमें इनहेरिटेंस होता है। अब समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डेफिनेशंस लिख देना, मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब कोडिंग की चीज़ें हैं, तुम लोग को समझ में आएंगी नहीं, पूरा कोडिंग समझाना पड़ेगा। आई डोंट नो इस सिलेबस में डाला क्यों है जब पढ़ाते नहीं है तो। उसके बाद है क्वेश्चन 3 का है, डिस्कस वेरियस सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि किसी भी कोड को करते हैं हम लोग, कोई भी कोड लिखा है 6 लाइन का, तो उसको हम लोग कम टाइम में, मान लो उसको रन करने में 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, तो हम उसको और छोटा कैसे बना सकते हैं कि छोटा बनाएंगे तो 1 सेकेंड में रन हो जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम उस कोड को और छोटा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें जो अननेसेसरी चीज़ें उसको हटा दें। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज इट इज़, कि जो 6 लाइन का कोड है उसको हम चाहते हैं 5 लाइन में कर दें,
तो एक लाइन जो अननेसेसरी है उसको अगर हटा देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा, कोड सेम रन करेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, बस इसको घुमा घुमा के पूछते हैं। इसके डेफिनेशंस मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लिखने कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे डेटा टाइप्स पूछा है, एक्सप्लेन 4 का ए पूछा है, एक्सप्लेन व्हाट डेटा टाइप्स आर यूज्ड इन C++। अभी देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जितना चीज़ तुमने सीखा ना, मान लो एग्जाम में कुछ अलग रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले जो समझ में आ रहा है वो लिख लो, और उसके बाद जो नहीं बन रहा है ना उसमें कीवर्ड्स खोजो। जैसे 4 का ए देखो, एक्सप्लेन व्हाट डेटा टाइप्स आर यूज्ड इन C++। तुमको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम जानते हो डेटा टाइप्स क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी भी पढ़ाया है। तुम ये लिखो क्वेश्चन में, अगर तुमसे कुछ नहीं बन रहा है तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज़ डेटा टाइप्स, एंड डेटा टाइप को एक्सप्लेन कर दो 1-2 पेज में कि होता क्या है डेटा टाइप। एग्जामिनर जब देखेगा ना कि उसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट स्टिल इसने डेटा टाइप तो एक्सप्लेन किया, डेटा टाइप होता क्या है, इसको इतना नॉलेज है, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट हर एक क्वेश्चन पेपर सिमिलर ही होता है, 23 जैसा ही बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं। जैसे 8 का ए भी देख लो, 8 का पहला है डेटा डिक्शनरी, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। एंड बी है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड तो मैंने अभी बताया ना कि क्लाउड क्या होता है, जो एक वर्चुअल डेटा होता है, वर्चुअल नहीं इनविजिबल डेटा होता है। एंड डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी मतलब बहुत सारा डेटा एक फॉर्म में, एक डिक्शनरी फॉर्म में होता है। जैसे मैंने अटेंडेंस वाला बताया, जिसमें ए वाले सबसे पहले होते हैं, फिर जिनका नेम बी से स्टार्ट होता है उसके बाद होते हैं, उसके बाद जिनका नेम सी से स्टार्ट होता है उसके बाद होते हैं। तो वो एक पूरे डिक्शनरी फॉर्म में होते हैं ना, जितने बहुत सारे डेटा का सेट जो बनता है उसी को बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। ठीक है, 5 का ए देखो, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इनहेरिटेंस मैंने बताया तुमको क्या होता है, उसमें पहला लाइन तुम देख के समझ गए ना कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपने हिसाब से इनहेरिटेंस पहले समझाओ, इनहेरिटेंस क्या होता है, आंसर्स तुमको खुद मिल जाएंगे। उसमें क्या पूछा है, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये दोनों मैंने अभी समझाया है। ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद है डिस्कस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP को ही डिटेल में लिख दिया है। OOP क्या होता है तो देख रहे हो, फिर से क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, ये मैंने पढ़ाया अभी जस्ट। उसके बाद है तुम देखो, उसके बाद 6 का बी देखो, ISO OSI मॉडल से एक क्वेश्चन आया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है। ISO OSI मॉडल क्या होता है, इसके डेफिनेशंस ये रहे स्क्रीन पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है आई नो, एंड ज़्यादा लंबी वीडियो प्रॉब्लम होगी तुमको ही देखने में। बस वही था, समझ गए ना कि क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, उसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से लिख देना भाई। क्योंकि जो मैंने 2023 वाला क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया जून वाला, उसमें अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है तो डेफिनेटली सिमिलरली 24 में भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उतना अगर पढ़ लोगे ना तो बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने बताया ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, पूरा मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन 3 का ए देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीदने जाओगे तो ये जरूर पूछते हैं कि कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, या फिर अभी तो शायद 13 जनरेशन चल रहा है ना कंप्यूटर का, आई डोंट नो, कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो ये होते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सारे, इसको याद कर लेना, ये सारे डेफिनेशंस हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, पूरा पढ़ लेना, एंड इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। उसके बाद का क्वेश्चन है OOP, देख सकते हो। उसके बाद 4 का ए देख लो, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, बता दिया मैंने ऑलरेडी वीडियो में। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख लो ये क्वेश्चन। अभी देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++, सेम वही क्वेश्चन है। और डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल एरे एंड मल्टीपल डायमेंशनल एरे। बेसिकली तुम एरे समझ लो, एरे क्या होता है। ठीक है, अभी मेरा फ़ोन आई थिंक स्विच ऑफ हो गया ये वाला, तो मैं एरे का डेफिनेशन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, ये पूरा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, देख के समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। इतना पढ़ लो, समझ लो इसको, या फिर इतना डायरेक्टली एग्जाम में लिख दोगे तब भी हो जाएगा काम, क्योंकि एरे का डेफिनेशन है। ठीक है, एरे होता क्या है एक्चुअली में वो समझ जाओ। बाकी ये कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आ सकता है नहीं आ सकता है, मतलब 50-50 चांसेस हैं। अभी 6 का ए देख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। उसका तो व्हाट रोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्ले इन ई-कॉमर्स मार्केटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अमेजन एंड फ्लिपकार्ट का, कुछ भी वो लोग प्रोडक्ट सेल करते तो वो क्या करते हैं कि उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे ऐड तुमको देखने को मिलेगा कि ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा है, तुम अमेजन पर जाकर खरीद लो, या फिर फेसबुक पे ऐड देखने को मिलेगा। तो यही होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्ले व्हाट रोल प्ले इन ई-कॉमर्स मार्केटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट।
अपने हिसाब से समझा के लिखना है कि सोशल मीडिया कैसे बेनिफिशियल होता है। उसके बाद 7 का है साइबर थ्रेट्स, मालवेयर्स एंड DOS अटैक्स। मैंने बताया ना कि जितने टाइप के वायरसेस होते हैं, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कैसे वो लोग कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, उसके बारे में लिखना है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो 8 में राइट शॉर्ट नोट ऑन DDL, DML, रिमोट सेंसिंग, GIS एंड IO डिवाइसेस। तीनों मैंने बता दिया है वीडियो में ऑलरेडी, तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। 14 मार्क्स में आया है भाई। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, नहीं बनाओगे ना, वीडियो नहीं बनाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। थक गया मैं पूरा समझा के। आई होप समझ में आ गया होगा। लगभग आधे घंटे से मैं या फिर 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हुई हो कितनी नहीं, बट डेफिनेटली वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। जितना मैंने बताया सब पढ़ लेना, समझ में ना आए तो दोबारा देखना, 3 बार देखना। और जितना मैंने इस वीडियो में बताया ना उतना बहुत इनफ है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे तो एग्जाम बहुत ही अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत लगी है यार ऑब्वियसली, एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि एग्जाम के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। मैंने फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, ये एजुकेशनल चैनल नहीं है, ग्रोथ चैनल है। तो लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। जैसे कोडिंग सिखाऊंगा इस चैनल पे मैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के लिए होंगे, बैक पे वीडियो आएगी, प्रैक्टिकल पे वीडियो आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इन सब में कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा ID पे पूछ लेना। आई विल हेल्प यू, ओके, डोंट वरी। मैं हूँ ना भाई, निकल जाएगा सब।